एक तो बुनियादी तौर पे ये बात समझ लीजिए कि जो भी शख्स ग्राउंड पे काम कर रहा था, चाहे वो सहाफ़ी था, चाहे सियासतदान था, उसके नज़दीक जो उसको पता था कि नताइज की सूरत क्या होगी और पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टी कौन सी होगी। इलेक्शन से पहले भी आपसे भी मेरी गुफ्तगू होती रही और आपको भी मैं बताता रहा कि सूरत हाल क्या है। कुछ आपके लिए भी हैरत का बाइस बनता रहा, कुछ खुद मेरे लिए भी हैरत का बाइस बनता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी पजीराई जो मिल रही है उसका नतीजा सीटों की सूरत में क्या होगा। और हम सब की असेसमेंट ये थी, और मैं तो बिल्कुल बरसरे टीवी ये कह चुका था कि पंजाब में PMLN को जो नशिस्तें 2018 में मिली थी अब उससे कम होंगी। और यही सूरत हाल मैंने MKM के बारे में भी अर्ज़ किया था कि MKM को शायद ही कोई नशिस्त कराची से मिले। और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मेरी राय बिल्कुल रिकॉर्ड पे है कि वहाँ से किसी दूसरी जमात का जीतना मेरे लिए बाइस हैरत है। और NA-28 जहाँ से नूर आलम खान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर जीते हैं, मैं उसको भी ना सिर्फ हैरत की निगाह से देखता हूँ बल्कि शक और हसरत से भी देखता हूँ। तो अब एक ऐसी सूरत में कि जब इलेक्शन का जो ग्रेन है, सोसाइटी का जो ग्रेन है, उसका रुख बता रहा है कि आपके यहाँ कौन सी बड़ी जमात बनने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का और दीगर बहुत सारी जमातों के एहतजाज का ताल्लुक़ है, तो उसमें एक बात जहन में रखिए जामी साहब, जब भी इलेक्शन में धांधली हो, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स बिल्कुल अनयूजुअल के तरह के आ जाएँ, गैर मामूली आ जाएँ, जैसे कि आए हैं इसमें कि कुछ जमातें जिनकी हैसियत नहीं थी वो अपनी हैसियत से बड़ी हुई लगें, तो फिर छोटी जमातों का फितरी तौर पर ये तकाजा होता है कि अगर इसको ये सब कुछ मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिला। तो जब सीटों के बारे में तकरीबन ये बात तय हो चुकी है कि ये तकसीम की गई हैं, तो अगर तो ये सीटें तकसीम की हैं तो फिर हर बंदे का दावा है कि फिर मैं भी तो लाइन में खड़ा था, मुझे भी दे दी जाती। लेकिन ये फिर तकसीम मुझे लगता है मर्जी की नहीं हो पाई, जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक तकसीम हुई होती तो ये सूरत हाल ना होती। तो ये ख्वाहिश और तकसीम का वो फार्मूला, उसका हसूल क्यों नहीं हो पाया? जामी साहब, जो अवाम है ना, उनका अवाम का फ़ैसला पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक हतमी है, असली है और आखिरी है। इसको किसी दूसरे की तायद की ज़रूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की ना इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक डाकखाना है जो अवाम की राय को इकट्ठा करके आदाद शुमार की सूरत में पेश कर देता है, और जो सबसे बड़ा अदद हो उसके साथ लिखा हुआ जो नाम हो वो कामयाब ठहरता है। ऐसी सूरत में हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपना फ़र्ज़ पूरी तरह अदा नहीं किया। आदाद शुमार की गलतियाँ उससे हुई हैं और अब उनकी एक गवाही रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने दी है। और मैं भी यही समझता हूँ, और इससे पहले मैं टेलीविज़न के ऊपर ये कह भी चुका हूँ और सर्वेज भी चल चुके हैं कि मेरी दानिश में इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कोई सीट भी किसी और पार्टी के पास नहीं थी। अब जाहिर है इसमें 1-8%, 2-4% की गलती हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती मेरा तो सर्वे है, चलिए मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन कैसे अफोर्ड करेगा कि जब उनके मुकाबले पे लोग फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि अब मैंडेट की तस्हीह बहुत ज़रूरी है, इसी सूरत में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंडेट की तस्हीह बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये भी जानूंगा कि अब जो सूरत हाल दरपेश है मुल्क को, इसमें सोल्यूशन क्या है। लेकिन अगर ये हो भी जाता है, निज़ाम चल भी जाता है, पीपल्स पार्टी वोट दे भी देती है, तो मैं उसी करना चाहूँगा कि विल इट बी एबल टू डिलीवर? इस हुकूमत के ज़रिए क्या जो हमारा सियासी इस्तेहकाम है वो नसीब हो पाएगा आवाम को? क्या जो मुआशी इस्तेहकाम है वो मिल सकेगा? इसके पैरेलल जो अनरेस्ट चल रहा है, तमाम जमातों का एहतजाज चल रहा है, इसकी कोई ज़मानत मिल सकेगी कि हुकूमत बन गई तो मसले हल होना शुरू हो जाएंगे? मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं है कि हुकूमत बनेगी तो मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो हुकूमत होगी इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM की हासिल करदा नशिस्तों के ऊपर ही तो बुनियादी एतराज़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हलचल मची हुई है। जब इतनी नशिस्तों की तादाद, इतनी बड़ी तादाद के ऊपर सवालिया निशान हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बुनियाद पर बनने वाली कोई भी हुकूमत मुस्तहकम हो सकती है या उसकी कोई अखलाकी साख बाकी रहेगी। तो इसलिए मैं तो नहीं देखता कि ये हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत आगे डिलीवर कर सकती है। हाँ, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है वक्ती तौर पे, लेकिन जो मामलात को पेचीदा करने के सिवा और कुछ नहीं करे। देखिए ना, दुनिया भर में तमाम आउटलेट्स हैं वो हमारे इलेक्शंस के ऊपर क्या सुर्खियाँ छाप रहे हैं, जो मॉनिटरिंग करने वाले इदारे हैं दुनिया भर के वो क्या ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं,
वाइट हाउस तक के स्पोक्समैन इसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं, कमिश्नर की स्टेटमेंट आ रही है, मौलाना चले गए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में एक अनरेस्ट सा है। बॉल चली गई सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में, वहाँ पे केस भी लगेगा इस मामले के ऊपर। ये सब कुछ तो सेटल होता नज़र नहीं आता कि हुकूमत बन गया तो इस्तेहकाम आ गया। आपकी नज़र में इस सूरत हाल में, इन चैलेंजेस में एक आइडियल सोल्यूशन हो क्या सकता है जिससे अवाम सुख का सांस लेके शुक्र है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि सवाल इलेक्शन का है। तो इलेक्शन में अगर मजमूई तौर पर देखें तो तकरीबन 60 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके ऊपर बुनियादी किस्म के सवालात हैं कि ये लोगों ने जीती हैं या नहीं जीती। तो सबसे पहले तो मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली सूबाई असम्बलियों में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। अब चूँकि इस वक्त पॉलिटिकल मसला 2 जगह पे सबसे बड़ा है, 3 जगह पे, बलूचिस्तान में, मरकज़ में और पंजाब में, तो मैं वहीं की बात करना चाहूँगा। हमें सबसे पहले तो जो नशिस्तें जिनके फॉर्म 45 एक किसी पार्टी के पास मौजूद हैं, जिनके पास मौजूद हैं, उन नशिस्तों को हमें उनके रिजल्ट जारी करने से रोक जाना चाहिए, रोक देना चाहिए। यानी जहां उन उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 है कि उसके मुताबिक मैं जीता हुआ हूं, आप कह रहे हैं कि वहां नताइज रोक देने चाहिए? वहां नताइज रोक देने चाहिए। उससे क्या होगा? वहां नताइज रोक दें तो उसके बाद आपके पास तकरीबन 266 में से तकरीबन कम ज़्यादा 200 नशिस्तें ऐसी होंगी जिनके ऊपर किसी को कोई परेशानी नहीं। फिर तो अब आप जब ये असम्बली में जाएंगे तो अकॉर्डिंगली पीटीआई के लोग हैं या पीएमएलएन के लोग हैं, उन सब की नशिस्तें भी जो उनकी बनती हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, वो भी उन्हें दे दें। अब ये असम्बली जो 336 की होगी वो तकरीबन बन जाएगी 250 की। ठीक, इसमें जिसको भी अक्सरियत हासिल हो वो हुकूमत बना ले। लेकिन यही सूरत कदगन नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। यहीं पे मैं आपको अर्ज कर लूँ, यही सूरत हाल आप पंजाब में भी इख्तियार कर सकते हैं कि पंजाब में भी वो नशिस्तें जिनके ऊपर फॉर्म 45 का मसला है उन्हें अलग कर लें, उनके रिजल्ट रोक दें, और जो बाकी बचे वहाँ पे उनके मुताबिक आप हुकूमत बना लें। जो आप आइनी कदगन कह रहे हैं, आइनी कदगन ये आएगी कि हमारा दस्तूर ये कहता है कि असम्बली की मजमूई तादाद से ज़्यादा लोग जिसकी तरफ होंगे वो हुकूमत होगी। तो अब जब असम्बली की मजमूई तादाद एक ख़ास वक्त में थोड़ी होगी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले कर सकती है कि इस इशू को जब तक तादाद पूरी नहीं होती तो लिहाजा हम इसी असम्बली का आइन की तशरीह करते हुए सहूलत दे दें। जी, ये सहूलत चाहिए। अगर हम अपने दस्तूर की में से ये सहूलत कशीद कर सकते हैं कि 2 सूबों की असम्बलियों का इलेक्शन 90 दिन की बजाय 1 साल में करवाएं, तो ये भी फिर ये सहूलत भी लेकिन अभी हम निकल सकती है। सोल्यूशन तो बड़ा उम्दा लगा जिससे हर एक को इत्मीनान भी आ जाएगा, लेकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अब ये तो करना तो फिर बड़े लोगों ने है ना, उसमें देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए जामी साहब, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि उसके नतीजे में सबसे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वज़ीर आला और 1 वज़ीर आज़म आ जाएंगे। यानी वज़ीर आज़म आ जाएंगे जनाब उमर अयूब खान साहब, केपी के वज़ीर आला आ जाएंगे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, और पंजाब के वज़ीर आला आ जाएंगे असलम इकबाल साहब। और ये दोनों असम्बलियाँ, पंजाब की और कौमी असम्बली, दोनों अधूरी होंगी। और फिर इन्हीं पार्टियों के लोगों को साथ मिला के फॉर्म 45 का एनालिसिस करना है तो फॉर्म 45 का एनालिसिस कर लें, जिस चीज़ का एनालिसिस करना है वो एनालिसिस करें और आगे बढ़ें। ये मसला अब मैं आपको बताऊं, ये बड़ा आराम से हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत कुछ बड़े आराम से हो सकता है, आप भी समझते हैं इस बात को। लेकिन अगर करना चाहे ना, मसला ये है कि देखिए इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गैर मामूली तलखी है और हमारी सियासत का दर्जा हरारत बहुत ऊंचा है, इसमें भी कमी आएगी और हम सबको सोचने समझने का मौका मिल जाएगा। बिलाल साहब, ये तो एक